आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस। और इस चैप्टर में प्रैक्टिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि कोई कर्व मीडियम, कोई कर्व सरफेस अगर दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट कर रहा है। सपोज ए कर्व सरफेस इज सेपरेटिंग टू डिफरेंट मीडियम, और एक मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसका इमेज कहाँ पर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस का मतलब हुआ व्हेन देयर इज ए कर्व सरफेस separating two different media and an object is kept in one of the medium, then how the image is formed। ये सारा एनालिसिस इसमें हमें करना है। तो इमेज हम किसको कहेंगे यहाँ पर, जैसे रिफ्लेक्शन की केस में इमेज किसको कहते थे, लोकेशन ऑफ इमेज कहाँ होता था, एट द इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। सिमिलरली कोई रिफ्रैक्शन की केस में इमेज कहाँ पर होगा, जहां पर दो ठो रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को मिलेंगे। कोई ऑब्जेक्ट से जो रे निकल के आया उसको इंसिडेंट रे कहेंगे, और जो कर्व सरफेस आया उसके ऊपर ये रिफ्रैक्ट करेंगे। रिफ्रैक्ट करने के बाद अगर दो रिफ्रैक्टेड रे रियली किसी एक जगह मीट कर रहे हैं तो हम कहेंगे रियल इमेज। मीट नहीं कर रहे हैं, रिफ्रैक्टेड रेज डाइवर्ज कर रहे हैं, लेकिन इनको अगर हम वर्चुअली बढ़ाएंगे तो दे आर अपीयरिंग टू मीट एट सम अदर पॉइंट, हम इसको कहेंगे वर्चुअल इमेज, है ना। तो ऐसा हुआ, तो क्या लिखेंगे, पहला चीज हुआ इफ let us consider a curved surface separating two different medium। सपोज हम कहेंगे कि कोई एक कर्व सरफेस है, ठीक है, और इधर का मान लो कि मीडियम μ2 है, इधर का मीडियम μ1 है, ठीक है। अच्छा, तो if an object is kept in one of the medium and the refracted rays in second medium really meet each other, then a real image is formed at point of meeting, है ना। Similarly if the refracted rays diverge from each other in second medium and appear to converge in first medium, then
A virtual image is formed at point of apparent meeting. तो अब ये सारा खेल जो है वो रिफ्रैक्टेड रेज का है। अगर रिफ्रैक्टेड रेज सचमुच कहीं जाके मिल रहे हैं तो वहां पर रियल इमेज फॉर्मेशन होगा। दे आर अपियरिंग टू मीट बट बिकॉज दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच अदर, तो हम इसको कहेंगे वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज कहाँ होता है? इन द मीडियम ऑफ द ऑब्जेक्ट। रियल इमेज कहाँ होता है? इन द सेकेंड मीडियम। तो दो चीज हमें समझ में आया जिसको हम लोग बार बार यूज करने वाले हैं। ए वर्चुअल इमेज, a virtual image is always formed in the medium of object, which a real image is formed. A real image is formed in the second medium. Real image is formed in the second medium. ठीक है, तो हमें पता कैसे करना है कि वर्चुअल इमेज कहाँ पर होगा, ये वर्चुअल इमेज होगा कि रियल इमेज होगा कि क्या होगा, कैसे पता करेंगे, है ना? तो हमें अभी बेसिक नॉलेज तो हो गया कि हम लोग बात कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन का। एंड व्हेन द रिफ्रैक्शन इज टेकिंग एट ए कर्व सरफेस, इफ ए कर्व सरफेस इज सेपरेटिंग टू डिफरेंट मीडियम, कोई भी एक मीडियम में आप ऑब्जेक्ट को रखो, यू सी जो इंसिडेंट रेज निकल के आ रहे हैं ऑब्जेक्ट से, वो कर्व सरफेस पे रिफ्रैक्ट करने के बाद वो अगर सचमुच कहीं कन्वर्ज कर रहे हैं तो वहां पर रियल इमेज हो रहा है। अगर वो कन्वर्ज नहीं कर रहे, हो ऐसे रहा है कि रिफ्रैक्शन के बाद वो डाइवर्ज कर रहे हैं, तो डाइवर्जेंट रे को अगर बढ़ाएंगे हो सकता है कि दे विल मीट एट ए पॉइंट एंड दैट इज, हो सकता है कि अगर डाइवर्ज करेंगे दे विल अपीयर टू मीट एट सम पॉइंट इन मीडियम वन, दैट विल बी कॉल्ड द वर्चुअल इमेज। क्योंकि रियली रेज आर नॉट कन्वर्जिंग, दे आर डाइवर्जिंग। अगर उनको बढ़ाएंगे तो एक जगह आके मिलते हैं। डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि ये अगर अलग अलग मीडियम है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ और सपोज रे ऐसे गए, ऐसे आके कहीं मिल गए, तो हम कहेंगे रियल इमेज फॉर्मेशन हुआ। और अगर जस्ट मैं आपको कुछ केसेस दिखाता हूँ, सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक केस हुआ, ऐसा कोई एक केस में मान लो ये μ1 है, ये μ2 है, ठीक है। अब क्या हुआ कि कोई रे ऐसे गया, ऐसे जाने के बाद क्या हुआ, मान लो कि आके ऐसे कन्वर्ज कर गया यहाँ पे, तो यहाँ से जितने रे आ रहे हैं वो सारे कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है, सारे कन्वर्ज कर रहे हैं। तो ऐसा जो इमेज मिलेगा फॉर दिस ऑब्जेक्ट, जो इमेज हमें मिलने वाला है आई, ऑब्जेक्ट को ओ कहेंगे, इमेज को आई कहेंगे। ये कौन सा इमेज हुआ? रियल इमेज, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, देखो ये दोनों कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज ऑफ μ2 एंड μ1। ऐसा कब होगा हम लोग देख लेंगे, प्रैक्टिकली थोड़ा सा बता देते हैं, व्हेन μ2 इज मोर देन μ1। और ऐसा भी हो सकता है कि ये μ2 है, ये μ1 है, और सपोज μ2 is less than μ1, in that case you will see an object kept here goes, and after refraction rays go like this। समझ में आया क्या? The rays are diverging, when the rays are diverging, आप इनको एक्सटेंड करो, they appear to meet somewhere here, here is the image formed। ये कौन सा इमेज हुआ? ये हो गया वर्चुअल इमेज।
अब आपको समझ में आ रहा होगा सर कैसे पता चलेगा इधर होगा कि उधर होगा। वो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर लोकेटेड है, ये दोनों का μ1 μ2 का वैल्यू कितना है, वो सारा चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे आगे। ठीक है, इसमें डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। मैं आपको खाली क्लैरिफाई करने की कोशिश किया कि रियल इमेज किसको कहते हैं, वर्चुअल इमेज किसको कहते हैं। अगर ऐसा हुआ कि ऑब्जेक्ट से निकलता हुआ दो रे कन्वर्ज करके एक जगह मिल रहे हैं तो हम कहेंगे ये रियल इमेज है। डाइवर्ज कर रहे हैं, देयर अपीयरिंग टू मीट समवेयर एल्स, इसको कहेंगे वर्चुअल इमेज। ऑन द अदर हैंड जो आपका रियल इमेज होता है, ऑब्जेक्ट एक मीडियम में हुआ तो रियल इमेज दूसरा मीडियम में होता है, और जो वर्चुअल इमेज होता है, ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में हुआ वर्चुअल इमेज भी उसी मीडियम में होता है। ठीक है, चलिए नोट पॉइंट नंबर 3 में देखते हैं कि पता कैसे करेंगे कि इमेज कहां पर होगा। पता कैसे करेंगे कि इमेज कहां पर होगा। ठीक है, पहला है कि सपोज हम कहेंगे कि हमारे पास कोई एक मीडियम है ए से, मान लो कि एक स्फेरिकल सरफेस है। इस मीडियम का इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और हम कहेंगे ये हो गया पोल और ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो डेफिनेशन बताने की कोई जरूरत नहीं है। ए नॉर्मल ड्रॉन एट द पोल गिव्स यू द प्रिंसिपल एक्सिस। हम अगर कोई ऑब्जेक्ट को यहां पे रखते हैं वी कॉल इट ओ। ठीक है, ये एक कर्व सरफेस है। अगर ये कर्व सरफेस है तो ये क्या हुआ कि किसी एक सर्कल का, एक स्फीयर का एक पार्ट होगा, उस स्फीयर का सेंटर मान लो ये, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व सरफेस। सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व सरफेस। ठीक है, लेट O is object और C is center of curvature of the curved surface। अब हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टेड रे कैसे होगा। ठीक है, कोई इंसिडेंट रे का करेस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टेड रे कैसे होगा। चलो सोचते हैं कि अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई रे अगर ए से आएगा, यहाँ से चारों तरफ रे जाएंगे, इधर भी आएगा, इधर अगर कोई रे आया तो ये रे क्या होगा, व्हाट यू से, व्हाट इज द इंसिडेंट एंगल हियर? Oh, it is along the normal. Incident angle is 0. There will be no refraction. The ray will go like this. चाहे μ1 μ2 का वैल्यू कुछ भी हो, ये रे ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, अगर कोई रे ऐसे आया तो सपोज ये रे कॉम्स हियर। अगर ये रे यहाँ पर ऐसे आया तो अब यहाँ पर दो केसेस अराइज होते हैं। फर्स्ट आई हैव टू सी द इंसिडेंट एंगल। कैसे पता करेंगे इंसिडेंट एंगल? इंसिडेंट एंगल इज एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब अगर ये कर्व सरफेस है और यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, दैट विल ऑब्वियसली पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है कि नहीं? ये नॉर्मल विल डेफिनेटली पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये हो गया आपका इंसिडेंट एंगल, है ना? अब ये रे जब इधर निकलेगा, अगर ये दोनों मीडियम बराबर होते, μ2 μ1 बराबर होते तो ऐसे चला जाता। लेकिन अगर μ2 इज मोर देन μ1 तो क्या होगा? इन ए डेंसर मीडियम इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, है कि नहीं? इन ए डेंसर मीडियम इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये कुछ बात ऐसे आएगा। कब ऐसा कब होगा? when μ2 is more than μ1, है कि नहीं? μ2 is more than μ1, ये आएगा ऐसे आके मिला यहाँ पे। अब देखो यहां से एक रिफ्रैक्टेड रे आ रहा था, यहां से एक रिफ्रैक्टेड रे आया, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे एक ही जगह मिले
तो फिर जहां पर रिफ्रैक्टेड रेज मिलेंगे वहां पर क्या होगा, द इमेज ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी फॉर्म्ड देयर। दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहां पे मिले तो यहां पर बन जाएगा इमेज। समझ में आया? तो आपको क्या करना है, अगर रिफ्रैक्टेड रे ड्रॉ करना है तो स्टेप्स क्या होगा, स्टेप 1 क्या होगा, ड्रॉ इंसिडेंट रे ऑन एनी पॉइंट ए। कोई एक पॉइंट में मैं इंसिडेंट रे ड्रॉ किया, चलो ये पॉइंट को ए कहेंगे। उसके बाद स्टेप 2 क्या हुआ, जॉइन सी टू ए, दैट इज नॉर्मल C to A as normal to point of incidence। ठीक है, नॉर्मल टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ड्रॉ कर दी। ये ड्रॉ करने के बाद आप मेजर करोगे I। स्टेप 3 मेजर I, उसके बाद आप मेजर करोगे R। स्टेप 4 यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, स्टेप 4 को यहां लिखेंगे। स्टेप 4 यूजिंग स्नेल्स लॉ, that is mu1 sin I equal to mu2 sin R। Find R। ठीक है। स्टेप 5 ड्रॉ रिफ्रैक्टेड रे, ओके। तो अब स्टेप 6 क्या हो गया, लोकेट द इमेज where the refracted rays cuts the principal axis। ये हो गया बेसिक अप्रोच। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप फंडामेंटल समझो और फिगर्स भी ड्रॉ कर पाओगे। रे डायग्राम जरूरत पड़ेगा तो कर पाओगे, ठीक है। रे डायग्राम जरूरत पड़ेगा तो आप कर पाओगे। मान लो कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट दिया गया है और हमें पता करना है कि इमेज कहां पर फॉर्मेशन होगा। अब ये जो इमेज ऑब्जेक्ट दिए, ऑब्जेक्ट से ढेर सारे इंसिडेंट रे निकल रहे हैं। इधर से जाता हुआ इंसिडेंट रे सीधा इधर जाएगा, बिकॉज इट इज नॉर्मल इंसिडेंट हियर, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन, इट विल गो स्ट्रेट। अगर पॉइंट ए में हम कोई एक इंसिडेंट रे लेके पहुंचा है तो ये यहाँ पर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, और नॉर्मल टू द कॉर्ड सरफेस will always pass through the center of the curvature। So I joined the center of curvature to point A, I extended this line, this gives you the normal at A, normal to point of incidence। ठीक है, तो फिर ये जो I हम मेजर कर लिए, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, मेजर I भी हम लोग मेजर कर लिए। I क्या है, इंसिडेंट एंगल, मेजर I क्या है, इंसिडेंट एंगल, that is the angle between incident ray and the normal to the point of incidence। अच्छा, एक बार आपको I मिल गया, उसके बाद using Snell's law mu1 sin I equal to mu2 sin R, find value of R मिल गया। उसके बाद आप ये लाइन को जनरेट करो, नॉर्मल ऑलरेडी मालूम है, नॉर्मल के साथ R एंगल करता हुआ ये आएगा, तो ड्रॉ करो।
ड्रॉ दी रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे को भी हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब ये रिफ्रैक्टेड रे आके कट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस को, मतलब इधर से जो रिफ्रैक्टेड रे जा रहा था उसी को कट किया। द पॉइंट वेयर टू रिफ्रैक्टेड रेज रियली मीट और अपीयर टू मीट गिव्स यू द लोकेशन ऑफ द इमेज। तो बोल रहा है कि लोकेट द इमेज वेयर द रिफ्रैक्टेड रेज कॉट द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपको इमेज मिल गया। जैसे इस केस में आप देख रहे हो, इट इज कमिंग आउट टू बी ए रियल इमेज। अगर खाली एक वर्चुअल इमेज का आइडिया लेना चाहेंगे तो हम केस बदल सकते हैं। यहाँ पर μ2 was more than μ1। अगर μ2 less than μ1 होता तो, अगर μ2 less than μ1 होता तो क्या होता अभी, ठीक है, देखेंगे। तो और एक केस देख लेते हैं। अगर μ2 more than μ1 होने की बजाय μ2 less than μ1 होता, या फिर ये सरफेस कुछ ऐसा नहीं कुछ ऐसा होता, तो फिर क्या होता। चलो देख लो। यहाँ पर अभी सिर्फ रे डायग्राम करके दिखाना चाहेंगे। यू हैव अंडरस्टूड। नाउ वी आर कंसीडरिंग ए केस वेयर μ2 इज लेस देन μ1। अब क्या हुआ, ये है मीडियम μ1। अब यहाँ पर कोई रखा है ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है। अगर हम यहाँ का कोई रिफ्रैक्टेड रे को देख लें, यहाँ पर इंसिडेंट रे आया, तो यहाँ पर आपका नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, joining this point to C, तो this here is the normal, this is the incident angle, I call it I। now अगर ये μ2 μ1 बराबर होता तो ये ऐसे चले जाता, but μ2 is less than μ1, तो होगा क्या, इधर से जाता हुआ रे थोड़ा डाइवर्स कर जाएगा। अब ये रे और इधर से जाता हुआ रे तो ऐसे ही जाएगा। this ray is going straight without any refraction because angle of incidence is 0। so these are the two refracted rays, these are the two incident rays, these are the two refracted rays. Where they are appearing to meet, they are appearing to meet somewhere here। you see image will be formed here। तो ड्रॉ करने का तरीका वही रहेगा। पहले आपको क्या करना है, एक इंसिडेंट रे ड्रॉ करना है किसी पॉइंट ए पे, उस पॉइंट को सी के साथ जोड़ना है, एक्सटेंड करना है। दैट विल बिहेव एज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एक बार नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिल गया, यू मेजर द इंसिडेंट एंगल, देन यूजिंग द फॉर्मूला हियर μ1 sin I is equal to μ2 sin R, measure the refracting angle, draw the refracted ray। और देखो रिफ्रैक्टेड रे कहां पर प्रिंसिपल एक्सिस को रियली कट करता है, और इट appears to cut the principal axis। if it really cuts, you say it is a converging surface or the image formed is a real image। if it appears to cut, you say it is a virtual image। so this is the basic principle how we develop the image in the refraction for a single curved surface। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर जितना डिस्कशन हुआ उसके हिसाब से हमें कोई एक कर्व सरफेस दिया गया है, μ1 μ2 मालूम है, और प्रैक्टिकली अगर हम निकालना चाहते हैं लोकेशन ऑफ इमेज तो हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल, पेंसिल प्रोटेक्टर एंड स्नेल्स लॉ। नहीं, हमें u और v ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस में कुछ रिलेशन निकालना है, तो उसके लिए चलो मैथमेटिकली अप्रोच करते हैं। कैसे करेंगे, फंडामेंटल समझ लिए कि रे डायग्राम कैसे होगा, ये हमें समझ में आ गया। मैथमेटिकल अप्रोच के लिए चलो देखते हैं पॉइंट नंबर 5। व्हाट आर द assumptions made in developing relations between u and v, object distance and image distance। ठीक है, पहला हुआ कि it is assumed that the aperture of the curved surface, जैसे प्लेन मिरर में होता था, aperture of the curved surface is very small। when we say very small, the idea is not clear। small, big, ये सब क्या होता है कि रिलेटिव टर्म होते हैं। मैं आपको पूछूंगा ये लाइन स्मॉल है कि बिग है, आप क्या कहोगे? हाँ, अगर बगल में इसे ड्रॉ कर दूंगा आप कहोगे बिग है।
अगर बगल में ऐसे ड्रॉ कर दूंगा तो कहोगे स्मॉल है। दीज आर ऑल रिलेटिव टर्म्स। सो व्हेन वी से वेरी स्मॉल में क्यों यहाँ पर इतना इंपोर्टेंस दे रहा हूं, क्योंकि बुक में उतना ही लिखा है। स्मॉल टर्म प्रैक्टिकली डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन समथिंग, है ना। वेरी स्मॉल एज compared to the radius of curvature of the curved surface। ठीक है, अगर हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर है समथिंग लाइक से 80 सेंटीमीटर, तो ये कुछ 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर होने से चलेगा कि छोटा है अपर्चर। ठीक है, तो अपर्चर क्या है, द ट्रांसमिशन एरिया। मान लो कि ये है मीडियम है, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, चारों तरफ रे जा रहे हैं, जो इसके अंदर से जा रहा है वही तो रिफ्रैक्ट कर रहा है ना। तो हम कहेंगे ये हो गया ट्रांसमिशन एरिया टू द सेकंड मीडियम। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द अपर्चर। दिस मस्ट बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द रेडियस ऑफ द कर्व्ड सरफेस। ये समझ में आ गया। चलिए आगे दूसरा हुआ, all incident rays are parallel or paraaxial means almost parallel, paraaxial to principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होंगे या paraaxial होंगे। मतलब ये हुआ कि इंसिडेंट एंगल I, द इंसिडेंट एंगल इज वेरी स्मॉल। ठीक है, छोटा एंगल होगा, इतना छोटा होगा कि हम साइन I को I ले पाएंगे, tan I को I ले पाएंगे, cos I को 1 बोल पाएंगे, ऐसे इतना छोटा। ओके, I द इंसिडेंट एंगल इज वेरी स्मॉल। ऐसा कब होगा, जब ये अपर्चर काफी छोटा है और कोई इंसिडेंट रे यहाँ से आके यहाँ पे गिर रहा है, तो आप देखोगे अगर ये उसका सेंटर हुआ तो आप देखोगे ये हुआ आपका नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ऑब्वियसली एंगल छोटा हो गया ना, तो रे इज ऑलमोस्ट पैरेलल और पैराएक्सियल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये दोनों असम्पशन लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये दोनों असम्पशन लेना जरूरी है। दूसरी बात देखेंगे, व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस मेड। साइन कन्वेंशन पूछ लेंगे। यहाँ पर हम लोग बार बार बोलते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, प्रैक्टिकली दे आर ऑल डिस्प्लेसमेंट्स। ध्यान रहे कि दे आर डिस्प्लेसमेंट्स, तो दे आर वेक्टर्स। तो वेक्टर होंगे तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, है ना। तो क्या कहेंगे, ऑल डिस्टेंसेस, ये साइन कन्वेंशंस और ये जो असम्पशंस, दे आर 100% सेम इन केस ऑफ योर मिरर्स, कर्व सरफेस मिरर्स, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, है ना। वो सब में जैसे होता था इसमें भी वही है, तो कोई नया चीज तो है नहीं। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल से सारा डिस्टेंस को मेजर करेंगे। दूसरा हुआ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन पॉजिटिव। जब मेजरमेंट करेंगे डिस्टेंसेस को, वो पॉजिटिव डिस्टेंस लेंगे कि नेगेटिव डिस्टेंस लेंगे। अगर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को लेंगे पॉजिटिव, अकॉर्डिंगली उनका डिस्टेंसेस को पॉजिटिव या नेगेटिव लेंगे। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन पॉजिटिव। सो opposite direction is taken negative, है ना। तीसरा असम्पशन हुआ, तीसरा साइन कन्वेंशन क्या हुआ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन पॉजिटिव। मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन पॉजिटिव, मतलब फॉर इरेक्ट इमेज
height is positive. For inverted image, height is नेगेटिव, ठीक है। इरेक्ट इमेज के लिए हाइट पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट का हाइट को पॉजिटिव ले रहे हैं। इरेक्ट इमेज अगर है उसका भी हाइट वैसे ही है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, इन्वर्टेड है तो उसका हाइट को नेगेटिव लेंगे। अच्छा, इतना सारा चीज अगर समझ में आ गया, और मैं आपको एक छोटा सा चीज बताना चाहूंगा कि सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक कर्व सरफेस है, सपोज ये कोई एक कर्व सरफेस है, ठीक है। यहाँ पर आप कोई एक ऑब्जेक्ट लिए हो और ये उसका सेंटर है, सपोज फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली दिस इज द सेंटर, और ये गया आपका कोई इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्ट करने के बाद मान लो कि एक आके यहाँ पर पहुंचा, ये हो गया इमेज, ठीक है। तो अगर ये हो गया ऑब्जेक्ट, आप क्या कहोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को? आप जानते हो कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज टू बी टेकन पॉजिटिव, मतलब आपको ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। अब पोल से सारा चीज मेजर करो, पोल से मेजर करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर को हो गया, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव, उल्टा हो रहा है, क्या लिखेंगे? माइनस क्यू। सिमिलरली भी क्या हो जाएगा? देखो तो भी हो गया, यहां से इमेज का डिस्टेंस, यहां से इमेज का डिस्टेंस क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, क्योंकि इट इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, तो ये लिखेंगे हम लोग प्लस पी आई। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी P से मेजर करेंगे, C का डिस्टेंस, क्या लिखेंगे इसको? इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव, तो हम कहेंगे इट इज प्लस PC। सो लाइक दिस यूजिंग साइन कन्वेंशन हम U V R ये सबको पॉजिटिव या फिर नेगेटिव ले लेंगे। अगर हम कहेंगे डिस्टेंस 20 है तो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -20, अगर ये डिस्टेंस 30 है तो हम कहेंगे रेडियस इज +30, अगर ये पूरा डिस्टेंस 70 है P से I का तो कहेंगे इमेज डिस्टेंस इज +70। दैट मींस फॉर ए रियल इमेज V विल बी पॉजिटिव, फॉर ए वर्चुअल इमेज तो इधर आ जाएगा, तो इन दैट केस इट विल बी नेगेटिव। सो V is to be taken positive for real image and negative for virtual image। तो ऐसे करके आपको समझ में आना चाहिए। जैसे हम लोगों का था किसमें, मिरर के केस में, कॉन्केव मिरर, कन्वेक्स मिरर के केस में सेम साइन कन्वेंशन है, कोई नया चीज इसमें हम लोग लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अभी हम निकालते हैं रिलेशन बिटवीन U and V, ठीक है। लेट अस टेक ए सिंपल केस, तो U और V के बीच में रिलेशन निकालेंगे। सपोज आई टेक ए केस लाइक दिस, हियर इज ए convex surface, say this side the refractive index of the medium is mu2, this side it is mu1, and here is the principal axis, an object is kept here, call it O, this is the center of curvature, call it C, ray is incident at point A, and this is the normal, CA is behaving as the normal, the refracted ray goes like this. Suppose we are considering a typical case where mu2 is more than mu1, accordingly things will be taken care when other parameters come. तो हम क्या कहेंगे? Let an object at O forms image at I, ऐसे हम लोग assume कर लिए। ऑब्जेक्ट एट O
एट आई। हमें निकालना है u और v के बीच में रिलेशन। आई कॉल दिस पॉइंट एज P। ठीक है, अब देखो ये इंसिडेंट रे है और CA को जॉइन करता हुआ लाइन इज द नॉर्मल टू द सरफेस। So this is the angle between the normal and the incident ray. You call it the incident angle. This is the refracting angle. Let us assume, say this angle is alpha, this angle is beta, and this angle is gamma. Just I assume, इसे assume कर लेते हैं। अब अगर थोड़ा ध्यान से आप देखोगे इसमें तो OC8 triangle में, in OC8 triangle I is a exterior angle, so alpha plus gamma will be equal to I. In OC8 triangle alpha plus gamma is equal to I, है ना। In look at this ACI triangle. In ACI triangle, you see these are the internal angles and this is the exterior angle gamma. तो आप क्या कहोगे? R plus beta is equal to gamma, नहीं? R plus beta is equal to gamma और R plus beta is equal to gamma or can written as R is equal to gamma minus beta. For refraction at A, we can write mu1 sin I is equal to mu2 sin R, which can be written as mu1 sin I is equal to mu2 sin R. So I can say mu1 I is equal to mu2 R. ये कैसे हुआ? क्योंकि हम लोग पहले ही असम्पशन कर चुके हैं the rays are almost parallel or paraxial. Means I is a small angle. When I is a small angle, when I is 0, R is 0. When I is small, R is also small. So because I and R are small, तो आप कहोगे sin I is equal to I is equal to tan I, है ना, क्योंकि cos I 1 होगा। sin R is equal to R is equal to tan R। ये assumption ये हमें वैलिड लगा क्योंकि I and R are small। अब I क्या था? अल्फा प्लस गामा। सो mu1 अल्फा प्लस गामा is equal to mu2 गामा माइनस बीटा, है ना। इसको थोड़ा और सजा के लिखेंगे तो क्या आएगा? देखो, हम सारा अल्फा बीटा टर्म को एक तरफ लेते हैं। mu1 अल्फा प्लस mu2 बीटा is equal to mu2 गामा माइनस mu1 गामा, mu2 गामा माइनस mu1 गामा, mu1 गामा को उधर ले ली तो क्या मिला? mu1 अल्फा प्लस mu2 बीटा is equal to mu2 माइनस mu1 इंटू गामा। ये अल्फा बीटा गामा सारे छोटे एंगल्स हैं। If there are small angles, these small angles can be written, अब जानते हो, for small values of angles sin theta is equal to tan theta, है कि नहीं? जब एंगल छोटा है तो हम कह सकते हैं अल्फा is equal to tan अल्फा। तो in that way you can write here it is equal to
mu1 tan alpha plus mu2 tan beta is equal to mu2 minus mu1 tan gamma, because these angles are small. Aperture is small. When the aperture is small, A is also close to P, so the angles alpha, beta, gamma all are small. क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? Because small aperture implies alpha, beta, gamma are small. क्यों स्मॉल अपर्चर है तो ये छोटा है, ये छोटा है तो ये पॉइंट इसके पास है तो ये सब एंगल सोचो, पास के किसी एक पॉइंट में जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, everything will be small, alpha, beta, gamma all are small. Now proceed further. What is tan alpha? Tan alpha it is mu1, tan alpha it is AP by PO. AP by PO. आप कहोगे सर AP by PO किसे? AP तो कर्व है। अरे नहीं, कर्व है, P यहाँ पे है, अगर A उसके आसपास है तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया कि नहीं हो गया? स्ट्रेट लाइन हो गया ना, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन हो गया। अच्छा, ये बात है। तो AP by PO, सिमिलरली tan beta will be equal to AP by PI, mu2 AP by PI is equal to tan gamma is AP by PC. So it is mu2 minus mu1 AP by PC. अब ये AP तो गया दोनों तरफ से। Here what is PO? PO, distance of the object. We have taken object this side. This is the direction of the incident ray. We take this as positive. तो PO क्या हो जाएगा? Minus U. What is PI? PI is plus V, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का distance is in the direction of positive sign. In the positive direction. So it is plus V. What is PC? It is equal to plus R, because it is also measured in this direction. Anything measured from pole in this direction will be taken negative, in this direction will be taken positive. समझ में आ रहा ना? अब सबके अगर वैल्यू डाल देंगे, substituting we find mu1 by minus U, mu2 by V is equal to mu2 minus mu1 by R. ठीक है, और थोड़ा सा जाके दिखेंगे तो ये ऐसे आएगा mu2 by V minus mu1 by U is equal to mu2 minus mu1 by R. ये हो गया हमारा बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? here mu1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम। mu2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इमेज मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इमेज मीडियम, यहां पे लिख देते हैं। Here mu1 is refractive index of object medium, mu2 is refractive index of image medium, है ना? R is the radius of curvature। तो ध्यान रखना, refractive index of the image medium by image distance is equal to minus refractive index of the object medium by object distance is equal to image medium refractive index minus object medium refractive index by radius of curvature।
So this is the basic formula we must be able to understand and apply. ठीक है, ये फॉर्मूला हमको सबको समझ में आना जरूरी है। ठीक है, अब ये μ1 μ2 करके याद रखने से तकलीफ है। याद रखना μ1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम, μ2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इमेज मीडियम। अकॉर्डिंगली थिंग्स विल बी टेकन केयर। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इधर नहीं होता, इधर होता, तो अकॉर्डिंगली यू वुड हैव कैलकुलेटेड एवरीथिंग, है कि नहीं? ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल फोकल पॉइंट्स। दो इंपोर्टेंट प्रिंसिपल फोकल पॉइंट्स होते हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। और ये समझना जरूरी है फॉर रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस, क्योंकि जब डबल स्फेरिकल सरफेस आ जाएगा, लेंस आ जाएगा, आप देखोगे दोनों बराबर है। तो लेट अस हैव द जनरलाइज्ड आइडिया। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहाँ है? द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फॉर विच image is formed at infinity is called first principal focus, is called first principal focus। एंड हम लोग इसको डिनोट करेंगे, ठीक है, कैसे? बाय F1। मतलब हुआ if V is at infinity, U is F1, the first principal focal length, है ना? V is at infinity। तो थोड़ा देखें, सपोज ये हमारा केस था, और इस केस में मान लो कि हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखने के बाद पता चला कि सपोज द रेज आर गोइंग लाइक दिस, दे आर नॉट मीटिंग, दैट मीन्स दिस लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट is at the first principal focus. The image is to be formed at infinity because the rays, refracted rays are going parallel, they will converge at infinity। तो आप क्या कहोगे? जनरल फॉर्मूला लगाओ, ये μ1 है, ये μ2 है, तो आप कहोगे μ2 by v माइनस μ1 by u, है ना, माइनस μ1 by u इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला? μ2 माइनस μ1 by r, यही तो था फॉर्मूला। तो v को अगर हम इंफिनिटी डाल देते हैं, u के जगह अगर f1 डाल देते हैं, f1 क्या लेंगे? देखो तो इस डायरेक्शन में आएगा f1, है ना, f1 विल बी टेकन क्या? माइनस f1, क्योंकि ये डिस्टेंस को हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकल लेंथ। तो f1 का वैल्यू क्या ले लेंगे यहाँ पर? माइनस f1, मतलब माइनस μ1 बाय माइनस f1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। अगर हम f1 की टर्म्स ऑफ साइन कन्वेंशन लेंगे भी तो चलेगा। तो ठीक है, इसमें हमारा, आप चाहो तो इसको u को f1 भी लिखो, और f1 का u को f1 कभी पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव आएगा, इट ऑल डिपेंड्स, ऑटोमेटिकली थिंग्स विल बी टेकन केयर। और अगर इसे ले भी लेते हैं तो क्या है? देखो तो इसमें से हमारा f1 क्या आ रहा है? देखो तो व्हाट इज द डिस्टेंस, इट इज कमिंग आउट टू बी, इसको इधर ले लो, इट इज कमिंग आउट टू बी μ1 r बाय μ2 माइनस μ1। ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहाँ होगा? ये इन फ्रंट ऑफ दी, इन द रेयर मीडियम, यू से इट इज इन द रेयर मीडियम, क्योंकि रेज ऐसे जा रहा है in the रेयर मीडियम। f1 is coming out to be like this, ठीक है, ठीक है, f1 आ गया μ1 r by μ2 माइनस μ1। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस कहाँ है? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या कहेंगे?
the location of image when object is at infinity. The location of image when the object is at infinity is called second principal focus. सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम लोग F2 से डिनोट करेंगे. That means if U is infinity, V will be what? V will be the second principal focus. ठीक है. Let us see a case. Supposing हम कहेंगे ये हो गया हमारा केस जिसमें ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से रेज आ रहे हैं इंफिनिटी से, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, एंड सपोज द रेज कन्वर्ज समवेयर हियर. दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज. इफ दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, ऑब्वियसली आप कहोगे दिस विल बिहेव एज द सेकंड प्रिंसिपल फोकस. नहीं, सेकंड प्रिंसिपल फोकस. तो क्या देखे, जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस था वो इधर को था, सेकंड प्रिंसिपल फोकस था वो इधर को था. ठीक है. अकॉर्डिंगली हमें साइन लेना है, कभी पॉजिटिव लेना है कभी नेगेटिव लेना है, ध्यान रखना. तो हमारा जो कन्वेंशनल फॉर्मूला था क्या था, μ2 by v माइनस μ1 by u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by r. इससे हमें क्या पता चला, देखो तो इससे ये पता चल रहा है कि v के जगह अगर f2 डालेंगे μ2 by f2 इज इक्वल टू u के जगह इंफिनिटी डालोगे 0 हो गया, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by r, है ना. तो फिर f2 का वैल्यू क्या आ गया, f2 इज कमिंग μ2r by μ2 माइनस μ1. ये हो गया सेकेंड प्रिंसिपल फोकस. पर ध्यान ये रखना है कि एक वर्चुअल है दूसरा रियल है ना. एक वर्चुअल है दूसरा रियल है. तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट का लोकेशन F1 पे हुआ, इमेज इज एट इंफिनिटी. अगर ऑब्जेक्ट का लोकेशन इंफिनिटी में हुआ, इमेज विल बी एट F2 में हो रहा है. ठीक है. तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस सेकंड प्रिंसिपल फोकस आपको समझ में आया. एक फिगर से थोड़ा देख लेंगे. अगर ये है कोई मीडियम जिसका ये μ2 है, ये μ1 है, और आपको पूछा गया है टू शो दी प्रिंसिपल फोसी, तो आप कहोगे ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2, ये डिस्टेंस को कहोगे F1, ये डिस्टेंस को कहोगे F2. और हाँ, जब आप कोई मेजरमेंट करना चाहोगे, कैलकुलेशन करना चाहोगे, अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो आप इसको लोगे माइनस, इसको लोगे प्लस. ऑब्जेक्ट इधर रखा है, इसको लोगे माइनस, इसको लोगे प्लस, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द साइन कन्वेंशन. तो हमें क्या पता चला कि जो हमारा प्रिंसिपल फोसी है, दे आर कमिंग आउट टू बी F1 and F2 whose values are μ1r by μ2 minus μ1 and F2 is equal to μ2r by μ2 minus μ1. ठीक है. ये वैल्यूज याद रखना है.